फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कहते हैं पुराना धन और पुराने मित्र संकट के समय काम आते हैं। कांग्रेस भी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद तो लगातार दुर्गति होती जा रही है। एक के बाद एक चुनाव हार कर कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है नरेंद्र मोदी का, वो आगे बढ़ता जा रहा है। केवल केंद्र नहीं, राजस्थान में भी हालात कोई कांग्रेस के अच्छे नहीं हैं। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर नगर निकाय चुनाव में दुर्गति के बाद अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस क्या करने जा रही है। लेकिन ऐसे संकट के समय में कांग्रेस को अब अपने पुराने लोग याद आने लगे हैं। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र जी, कांग्रेस को बड़ी दिनों बाद आपकी याद आ गई, क्या कैसे आई? कांग्रेस को याद नहीं आई, हम तो कांग्रेस में ही हैं और जिम्मेदारी पार्टी ने जब भी जो भी दी है हमेशा उस जिम्मेदारी को निर्वाह किया है। लेकिन राजस्थान में तो लगभग आपको बिल्कुल भुला दिया गया था, ऐसा कि राजेंद्र चौधरी कोई कांग्रेस के नेता हैं, ऐसा तो राजस्थान की इकाई याद ही नहीं करती थी। अचानक जब दुर्गति नज़र आने लगी तो अचानक आपकी याद आ गई। विधानसभा के उपचुनाव थे राजस्थान में 4 जगह, उन्होंने नसीराबाद में मुझे जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद में जालोर में नगर पालिका चुनाव के अंदर जिम्मेदारी दी और वहाँ के परिणाम भी बहुत अच्छे रहे। और यानी कि आपको सचिन पायलट पूरी तरह से तवज्जो दे रहे हैं। प्रदेश की बागडोर, प्रदेश के कप्तान कांग्रेस के सचिन पायलट साहब हैं, तो उन्हीं के कंधों पे कांग्रेस की जिम्मेदारी। राजेंद्र जी, आप तो लंबे समय, इतने बड़े नेता, इतने पुराने नेता, 1988 में ही आप मंत्री बन गए, 1978 से आप विधानसभा में आते रहे और ऐसी स्थिति के बावजूद आपको पार्टी ने क्यों भुला दिया था बीच में? अब इसका तो कोई कारण जो है वो मुझे तो समझ में नहीं आता, पर मुझे तो जब भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैंने वो काम करने का प्रयास किया। क्या कहीं आप गुटबाजी की तो शिकार नहीं हो गए? क्योंकि सत्ता में रहते हुए कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी ज़्यादा हो जाती है, उछल कूद ज़्यादा होती है और एक दूसरे की खींचतान ज़्यादा होती है और उस गुटबाजी का शिकार आप भी हो गए। देखिए, राजनीति तो है ही और उसमें राजनीति का शिकार भी होते हैं, शिकार किए भी जाते हैं, दोनों बातें। तो आप कहीं ना कहीं शिकार हो गए। राजेंद्र जी, आपके बारे में हम लोग तो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में से तभी से सुनते आ रहे हैं कि आप जो अशोक गहलोत की सेना के बड़े तगड़े सेनापति थे। देखिए, मेरी सीट जो है वो रिजर्व हो गई थी जहाँ से मैं चुनाव लड़ता था, बिलाड़ा जोधपुर से, और दूसरी विधानसभा सीट से पार्टी ने टिकट में मुझे नहीं माना। यही बात रही है। बाकी आपको लगता नहीं है कि इतने लगभग 7-8 साल बाद वापस पार्टी को तब याद आई जब पार्टी की खुद की दुर्गति होने लगी, मारवाड़ से साफ होने लगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में जोधपुर ज़िले में 10 विधानसभा की सीटें थी, उसमें केवल अशोक जी चुनाव जीते, 9 विधानसभा से हम चुनाव हारे और लोकसभा की हम 25 सीटों में हमने हार हमारी हुई और उसमें भी हार का मार्जिन भी 4 लाख 3 लाख इस तरह बड़ा मार्जिन रहा। और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में अब राजस्थान में कांग्रेस ने ये नगर पालिका चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव हुए राजस्थान में 4 जगह, वो उनकी समझदारी और सोच और उनकी रणनीति से 3 सीटों पर जो प्रचंड बहुमत था बीजेपी का, वसुंधरा राजे की, वो तिलिस्म टूटा और उस तिलिस्म का परिणाम सामने आया। 3 जगह कांग्रेस को जीत मिली। क्या लगता है ऐसे अचानक क्या 9-10 महीने में ऐसा क्या हुआ था कि जो प्रचंड बहुमत एकदम अचानक हार में बदल गया? क्या उसके पीछे कोई आप जैसे लोगों का उपयोग पार्टी ने करना शुरू कर दिया था? क्या बात थी उसकी? आप देखिए कि जो बातें कही थी वसुंधरा जी ने स्वराज संकल्प यात्रा में, जो वादे किए थे जनता से, उन वादों को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। 10 महीने में मंत्रिमंडल तक का गठन सरकार नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री, यानी कि आपका कहना है कि ये जो जीत मिली उपचुनाव में, इसके कारण कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने कोई मेहनत नहीं की, बीजेपी अपने आप ही नहीं,
जो एक विश्वास के साथ में जो वोट किया गया था बीजेपी को, जो बातें कही थी बीजेपी ने, वसुंधरा जी ने, वो फलीभूत होती हुई नज़र नहीं आई युवाओं को। जैसे रोजगार की बात थी कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार और उसके देंगे। बाद नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें तो बिल्कुल कांग्रेस फिर पस्त हो गई। आप देखिए, नगर निकाय चुनाव में पस्त होने की बात तो आप कह सकते हैं एक दृष्टि से, पर जहां वोट का आप देखेंगे अंतर, तो उसके अंदर कांग्रेस का वोट बड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कांग्रेस समाप्त हो गई। कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे सफलता प्राप्त की है। वापस सांस लेने लगी। नहीं, इतना आईसीयू से बाहर निकल गई है केवल। हाँ, आप ये इसको मैंने आपने नगर निकाय चुनाव में आप आईसीयू से बाहर निकाला। लेकिन राजन जी, सवाल ये उठता है कि आखिर में कांग्रेस आईसीयू में पहुंच कैसे गई? कहते हैं 125 साल हो गए इस पार्टी को। देखिए साहब, बहुत कारण है उसमें, और जो हमारा जो नया यूथ है, नया मतदाता है, उसको ज़्यादा उम्मीदें, उनके सपने, उन्होंने देखा कांग्रेस हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती है, मोदी हमारे सपनों को पूरा करेंगे हमारे। पर राजन जी, बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी तो ये कहने लगी कि कांग्रेस तो चापलूसों की और चाटुकारों की पार्टी हो गई है। यहाँ तो चाटुकारिता के बिना आगे बढ़ना भी मुश्किल है। शायद हो सकता है आपने भी भुगता होगा इन सब परिस्थितियों को। देखिए, जो स्थितियाँ हुई है वो तो साफ है हमारे सामने। जो पार्लियामेंट के अंदर हमारी हार हुई, जो विधानसभा में हमारी हार हुई, वो तो साफ है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसको ठीक करने की बात है। पर ये चापलूसी से कैसे निपटोगे? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तो आदत लग चुकी है राजन जी चापलूसों को पास रखने की। अब चाणक्य की नीति है, निंदक नियरे राखिए, उसको अपनाना होगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि हमको आलोचनाओं को सुनना चाहिए। पर आपने तो भुगता है, आप निंदक नियरे राखिए, आप नियर थे लेकिन दूर कर दिए गए। मैंने कभी बात को छुपाने की चेष्टा नहीं की। पार्टी के किसी भी मंच पर जब भी बात आई, चाहे राष्ट्रीय स्तर से बात पूछी गई, पिछले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, जाट जिस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस के पाले को खाली करके एकदम बैरंग करके भाजपा के साथ जुट गया। प्रजातंत्र के अंदर जब हम भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तब हमको पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और निश्चित रूप से जाटों ने अपने आप को किसी न किसी रूप से ठगा हुआ महसूस किया। और ये एक प्रचलित बात रही है कि जाट नाराज हुए। जाटों के मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दे पाई। जाट पेजेंट्री को लीड करता रहा है और उन्होंने कांग्रेस का हमेशा साथ दिया। भावनाएं होती है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि जन भावनाओं को समझना जरूरी है, और जन भावनाओं को समझते हुए फैसले होने चाहिए। कहीं ना कहीं फैसलों पे पूरी तरह से तानाशाही हावी हो गई। उसके जो परिणाम हमारे सामने हैं, मतलब हमको बहुत पराजय का मुंह देखना पड़ा। 21 सीटें हमारे को आपने राजस्थान इसी में भावना मिली। को समझते हुए एक बार बीच में कहा भी था कि कांग्रेस जाट मुख्यमंत्री की बात तो उठाए आगे। ऐसा लगना चाहिए कि सभी लोगों को कांग्रेस साथ लेके चल रही है, किसी को दरकिनार करने की कांग्रेस की नीति नहीं है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। आप और अशोक जी की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। आप दोनों इतने ऐसे दोस्त माने जाते थे कि जो एक दूसरे के पूरक। क्या बात थी जिसके कारण बिगड़ गई बात? अब मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं डर था। क्या डर? अशोक जी को कोई डर था? बातें तो बहुत सारी चलती रहती है, और लोग कयास भी अपने अपने लगाते रहते हैं। कुछ कयास सही भी होते हैं, कुछ कयास काल्पनिक भी होते हैं। मेरे तरफ से कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस की बहुत दुर्दशा हो रही है। क्या लगता है कैसे संभलेगी ये पार्टी? देखिए कि जो पार्टी के अंदर हमको ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण रहे हमारी कमज़ोरी के। क्योंकि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक नारा दे दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब साल भर तो हो गया, लोगों को, नौजवानों को अभी वो दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि अच्छे दिन आकाश में कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको अभी कहीं आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पर राजन जी, ये बात भी तो सही है कि 1 साल हो गए,
इस एक साल में कांग्रेस भी तो नहीं मालूम कर पाई है कि आखिर में उसके हार के क्या कारण है। ए.के. एंटोनी अपनी रिपोर्ट लाते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं एंटी हिंदू फेस कांग्रेस का हो गया है, इसके चलते हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस तो अपनी राह पे चलती रही है, पर एक तरह के इस तरह का इम्प्रेशन बनाया गया विरोधी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के रूप से, कांग्रेस तो केवल मुसलमानों के हित की बात करती है। केंद्र में इतनी अटूट सत्ता 10 साल तक चली, उसके बावजूद भाजपा जैसी एक जो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी एक समय में पार्टी, उस पार्टी की इस बात को काट नहीं सकी। क्या कारण था? अब आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो हवा बनाया, धारा 370 की बात करी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, ये हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार चलाएंगे, उसमें 370 धारा हटा दी। सब कुछ उन्होंने सिविल कोड भी उन्होंने मंदिर की बात बोल दी, सिविल कोड बिल को छोड़ दिया, और फिर कह दिया उस समय बीजेपी ने कि नहीं, हमारे पास मेजोरिटी आएगी तब हम ही करेंगे। अब मेजोरिटी आ गई तब भी अब चुप है, अब मेजोरिटी आ गई तब भी चुप है। तो अब आप ये देखिए, आपका कहना है कि बीजेपी की झूठ की काट आपके पास नहीं थी। वो समय पर हर चीज का जवाब जो है, कोई जवाब भी नहीं होता, कुछ बातें समय के साथ भी जो है। पर ऐसा कहते हैं कि आपके जो नेता हैं, जब जब जवाब देना होता है तब तब गायब हो जाते हैं। जब जब सवाल उठते हैं जनता के बीच में, जनता ढूंढती है कि आखिर में राहुल गांधी कहाँ है, जवाब चाहिए उनसे, तो पता लगता है कि वो तो भारत से बाहर कहीं घूम रहे हैं। आप देखिए साहब, निजी जीवन के अंदर तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा, पर पार्टी के हर इश्यूज़ के ऊपर राहुल गांधी जी ने पार्टी नेताओं के साथ में विचार विमर्श किया, और रेगुलर वो पूरे देश से हर सेक्शन के लोगों को बुलाते रहे हैं, बात करते रहे। मेरे से भी उन्होंने 3-4 बार बुला के बात। पर राजेंद्र जी, बड़ा सवाल उठता है कि अभी 125वीं जयंती मनाई गई कांग्रेस की, 130वीं जयंती मनाई गई, सारे नेता उपस्थित थे, राहुल गांधी को कैमरे ढूंढ रहे थे कि आखिर में कहाँ है कांग्रेस के युवराज। सोनिया गांधी जी मौजूद थे। कोई एक हो जाए रिप्रेजेंट। नहीं, ये नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। अब मैं, क्योंकि कई बार बात भी उठ चुकी है, दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं, बाकी तमाम नेता भी कह चुके हैं, अगर कांग्रेस को उभारना है तो राहुल गांधी को सीरियस होना पड़ेगा। अभी तक वो सीरियस पॉलिटिशियन बने नहीं है। क्या लगता है आपको? अब सबके अपने अपने सोचने के नज़रिए हैं, और सब अपनी अपनी पसंद से किसी चीज़ को देखते हैं। यहीं से राजेंद्र जी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस, जो बुनियादी कांग्रेस है, क्या इसमें जवानी भरने के लिए क्या राहुल गांधी सक्षम है? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र जी, बात हो रही थी कि आखिर में कांग्रेस को कैसे उभारा जाए। जनता भी चाहती है, लोकतंत्र की भी इच्छा है, लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि कांग्रेस वापस से मजबूत हो, क्योंकि बराबर का मुकाबला होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते ही नहीं, ना वो शादी करते, ना पार्टी को सही ढंग से संभालते। वाजपेयी जी ने शादी की। अच्छा, तो वाजपेयी के रास्ते में वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी सवाल किया वाजपेयी जी से किसी ने? ये निजी जीवन है, पार्टी को तो संभालने की जरूरत है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी तो सक्षम नहीं है। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को खुद को बुला के उन्होंने कई सब्जेक्ट पे बात की। कौन है इसके, कौन लगते हैं इनके पीछे? ये एक प्रचारित करने का तरीका है कि राहुल गांधी जो है वो मिल नहीं रहे हैं, राहुल गांधी सक्षम नहीं है। क्या राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल, वहाँ से कॉल आता है, अपॉइंटमेंट मांगिए, वहाँ से बिल्कुल वो बुलाते हैं, बात करते हैं। मैं तो इस बात, एक और बड़ा सवाल जो नरेंद्र मोदी बार बार उठाते हैं, हो सकता है ये पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार हो कि माँ बेटी की पार्टी। वो इतना परिवार की बात को कहना चाहते हैं, माँ बेटा, बाप बेटा, पति पत्नी। सर,
आप ये देखिए, देश के सामने नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी की बात को अभी लोकसभा में स्वीकार किया। इसके पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा। वो यही तो कह रहे हैं कि मैंने भाजपा को पति पत्नी की पार्टी नहीं बनने दिया, लेकिन कांग्रेस माँ बेटे की पार्टी बनी हुई है। परिवार हमारी ताकत है, और एक माँ बेटे के रिश्ते को मजाक बनाना तो ये शोभा नहीं देता। पर क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस में लगातार गांधी नेहरू फैमिली लगातार वही लीड करते आ रहे हैं, तो इसके कारण भी ये सवाल उठने लगे? आप ये देखिए कि बात जनता के समर्थन की है। ये तो सवाल खड़े करेगा, आखिर में कांग्रेस के पास आखिर में कांग्रेस के पास कोई दूसरा नेता ही नहीं है। दूसरे पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं, सीताराम केसरी जी भी बहुत अननोन से कुछ समय के लिए, वो भी गांधी परिवार की विश पे बने हो। आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं, चूंकि मैं उसका खुद विटनेस हूं, मैं खुद मौजूद था उस अधिवेशन में। यानी कि आपका कहना है कि वो लोकप्रिय हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेता हैं। बिल्कुल। राजन जी, यहाँ भी सवाल उठता है कि एक ही परिवार क्यों लोकप्रिय है कांग्रेस में, बाकी क्या नेताओं में दम नहीं है? अब दिलीप कुमार क्यों लोकप्रिय है, इसका कोई जवाब थोड़ी है। बाकी नेताओं में दम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का ये क्या विश्वास है कि गांधी परिवार रहेगा तो कांग्रेस चलेगी, नहीं तो कांग्रेस में दिक्कत आ जाएगी? अब ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी नौजवान भी, इसको इतिहास की बात है, पर उसको पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है। ये अभी भी राहुल गांधी अपनी टीम के चयन में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। हवाई नेता को यहाँ ला के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। हवाई नेता कैसे कह सकते हो आप कम उम्र की बात मत करो। कहते हैं राजस्थान में दुर्गति भी इसलिए हो रही है क्योंकि सचिन पायलट भी सभी गुटों को साथ नहीं ले पा रहे। नहीं, कोई ये भ्रामक प्रचार है। सबको साथ लेकर के सचिन पायलट साहब काम कर रहे हैं। इसलिए नगर निकाय चुनाव में पार्टी अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाई। जिस तरह के उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में जो रिजल्ट मिला, वो नगर निकाय चुनाव में रिपीट नहीं हुए। सरकार के पैंतरे देखिए कि ये एजुकेशन का इसमें डाल दिया कि 8वीं पास 10वीं पास। अब आप देखिए इनके पीछे बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास पढ़े लिखे नेता नहीं है, इसलिए परेशान हो रही है कांग्रेस। मुझे एक बात बताइए, नगर पालिका चुनाव में इन्होंने, बीजेपी ने ये फैसला क्यों नहीं किया? 70% के करीब जो हमारा अभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। जो आज की तारीख में 70% शिक्षा की मंशा होती तो ये सरकार नगर पालिका में इसको लागू करती। कहीं ना कहीं कांग्रेस को चोट पहुंचाना। 100% ये जानते थे, भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि कांग्रेस के पास में जो ग्रामीण स्तर पे जो नेटवर्क है, नेतृत्व अच्छा है, वो नेतृत्व बहुत मजबूत है कांग्रेस में, तो उनको इससे ही बाहर करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर पढ़ा लिखा अगर जनप्रतिनिधि हो, सरपंच हो, प्रधान हो या डायरेक्टर हो, तो ज़्यादा अपनी जनता की अच्छी सेवा करेगा? देश की पार्लियामेंट के अंदर क्या वहाँ पर जो बिल आता है, जो सरकार बिल लेके आती है, वहाँ पढ़े पर उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं होती ना राजन जी। पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वो 10वीं पास और 8वीं पास सरपंच। तो आपकी बात का ही जवाब आपको वापस दे रहा हूँ, जबकि उसके पास भी कोई काम नहीं होता। उसके पास क्या काम होता है? इसका कोई असर इन पंचायत चुनाव में? देखिए, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग ये हमको कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया एकदम से। कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में अपनी ज़मीन को खो चुकी थी, लोकसभा चुनाव में जिसकी ज़मीन खत्म हो चुकी थी, क्या पंचायत चुनाव में वापस प्राप्त कर लेगी? देखिए, वो तो शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपसे बताया कि विधानसभा के 4 चुनाव में से 3 में कांग्रेस जीती है, और वहाँ वो सफलता कांग्रेस ने अपनी शुरुआत कर दी है। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल चार्ज ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सुस्त नहीं है, बिल्कुल सुस्त नहीं है। सारे लोग बात कर रहे हैं अभी इन चुनावों के अंदर, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में, पूरे राजस्थान से कई जगह से फ़ोन। और किसान वास्तव में, और विशेषकर जाट जो है, वो कांग्रेस का पल्ला छोड़कर जा चुके हैं। तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ जाएगी? एक माहौल बनना शुरू हुआ है प्रदेश के अंदर, और ये विश्वास लौटने लगा है कि इन्होंने जो बातें कही है वो असली धरातल पे नहीं आएगी। आप देखिए, रिफाइनरी की बात, बाड़मेर, वो खाली बाड़मेर का इशू नहीं है, वो राजस्थान का है। रिफाइनरी जो है वो राजस्थान का इशू है, और उसको 1 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। वसुंधरा जी ने उसको रोक के बैठ ली। जी, काम को रोक के बैठी हुई है वो।
यदि जिस तरह से 2 दिन पहले उन्होंने जो है राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र कर दिया। कैसे कर दिया साहब? चूंकि उनके पास अधिकार थे, सरकार के पास अधिकार होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर ये चेंज कर दिया। पर उनका भी आरोप है कि सारी की सारी योजनाएं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और इन्हीं के नाम पे क्यों होती हैं, क्यों नहीं दूसरे लोगों के भी नाम पे कुछ योजनाएं हो जाएं? देखिए, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी, इस बात को क्या आप इनकार करेंगे? पर राजन जी, वो ये कहते हैं कि सरदार पटेल ने भी शहादत दी, बाकी सुभाष चंद्र बोस ने भी शहादत दी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी शहादत दी। सबकी अपनी अपनी जगह है और सबको याद किया जाता है। और लेकिन वो योजनाओं के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, योजनाओं में भी नाम रखे गए हैं। आखिर में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम से चिढ़ क्यों है बीजेपी को? क्यों ये ऐसा क्यों? मतलब क्या लगता है आपको, क्यों चिढ़ते हैं ये लोग? अब मुझे लगता है कि या तो डर है इनको, उनके नाम से इतना क्यों इनको तकलीफ होती है कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे दी। क्या लगता है कि आखिर में क्या राजीव गांधी से इनको खौफ है? अब ये खौफ ही नहीं तो और क्या है? नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की, और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस मुक्त होता भी जा रहा है राज्य। अभी क्या लगता है? अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं, अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं जी। आप जो मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को भारी सफलता मिली है पंचायत राज चुनावों के अंदर, नगर पालिका चुनाव। अभी वो आंकड़े हैं, वो सभी जानते हैं, और जो ये अपनी वार्ता को सुन रहे हैं उनको भी सबको पता है, सबके व्हाट्सएप के ऊपर वो सारे। छत्तीसगढ़ में तो वापस कांग्रेस रिवाइव होने कैसे फिर ये भारत मुक्त की ये जो मोदी जी की बात है, ये हवा आई है। वो नहीं, वहाँ क्या हुआ उनके राजस्थान में क्या होने वाला है? कांग्रेस जीतेगी, पंचायत राज के अंदर बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। क्या लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस की नैया को पार करा ले जाएंगे? निश्चित रूप से सचिन पायलट साहब सबको साथ लेकर के कांग्रेस को वापस मुख्य धारा के अंदर ला रहे हैं। ये थे राजन चौधरी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अब वापस पटरी पे आ गई है और पुराने और नए नेता मिलकर कांग्रेस के निर्माण में जुट गए, और पंचायत राज चुनाव में राजस्थान में इसका असर दिखाई देगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।